नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अपना उत्तर प्रदेश। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ प्रशासन और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ मंडल के प्रभारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। डीएम और पुलिस कमिश्नर भी बैठक में शामिल हैं। कानपुर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग नौनिहालों को घास काटने और साफ सफाई की ट्रेनिंग दे रहा, जहां शिक्षकों द्वारा मासूम छात्रों को डायरेक्ट ग्रास कटर और मजदूर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा। यहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तो वहीं सब पढ़े सब बढ़े सरकार के अभियान को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। कानपुर से खबर है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों से घास कटवाई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कानपुर के ब्यूरो चीफ प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, शिक्षा विभाग में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रभात जी? प्रभात से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देख सकते हैं आप कानपुर से ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं, जहां पर बच्चों से घास कटवाई जा रही है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग इस बात का दावा करता है कि बच्चों से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, देश का भविष्य बच्चों के हाथों में होता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के हाथों में देख रही है तो बस घास काटने की मशीन और कुछ झाड़ू। देख सकते हैं आप किस तरीके से बच्चों से घास कटवाई जा रही है। एक बार फिर से प्रभात हमारे साथ कानपुर के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या इसी तरह देश का भविष्य घास काटते हुए नजर आएगा? देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा ये जो मामला है ये पनकी गंगागंज का मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं, और लेकिन ये जो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो झाड़ू लगाते हुए और सफाई करते हुए बयां कर रही हैं। जबकि योगी जी जो अगर बात करी जाए तो शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यूपी सरकार और केंद्र सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, वो शिक्षा को पूर्णतया जो है महत्व दे रही है। लेकिन अगर जो इन तस्वीरों की बात करें तो इन तस्वीरों में शिक्षा को महत्व कम, सफाई को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। और वो भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं घर से, अगर जो निकलकर बच्चे, माँ बाप अगर जो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं तो शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, ना कि स्कूलों की सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए और घास को साफ करने के लिए भेज रहे हैं। अगर तो इसी तरह का इसी वजह से जो परिवार जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहां पर जो शिक्षक है जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से भी ऊपर है और वो इस तरह का कार्य करा रहे हैं। और रही बात योगी सरकार की, तो वहाँ योगी सरकार जो है इन चीजों को अगर जो ध्यान दे तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया जा सकता है। प्रभात, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है क्या? देखिए प्रियंका, मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा। बात करें अधिकारियों पे कार्रवाई की, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली जो खबर है ये आर्या न्यूज ने उठाई है, और आर्या न्यूज इसकी पहल करते हुए सरकार के अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और दूसरी बात जो है, अधिकारियों के कान में अगर वो जू रेंग रहा होता तो अब तक कहीं ना कोई कार्रवाई सामने आ चुकी होती। बात करें अधिकारियों से बात करने की, तो अधिकारी अभी भी फोन उठाने को राजी नहीं। कई बार कोशिश करी गई बात करने की, लेकिन अधिकारी टाला मटोली करते नजर आ रहे हैं। प्रभात, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग में अगर बच्चे घास काट रहे हैं तो सफाई कर्मचारी क्या कर रहे फिर?
देखिए प्रियंका, एक चीज बताना चाहूंगा कि बात करें शिक्षा विभाग में बच्चों के घास काटने की, तो ये नया मामला नहीं। इस तरह के मामले गांव में और आउटर पे कई स्कूलों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो पैसा है वो अधिकारी साठ गांठ के तहत अपनी जेबें भर लेते हैं और उन पे क्या सफाई कर्मचारी को लगाने का कार्य ही नहीं करा जाता। जो काम जो सफाई कर्मचारी करना चाहिए वो काम वहां पर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, वो काम उनसे कराया जाता है दबाव बना के। प्रभात, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सब पढ़ें सब बढ़ें सरकार के अभियान का अब क्या होगा, क्योंकि एक तरफ जहां योगी सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर जागरूक रहती है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी सीएम की बात को अनदेखा कर रहे। देखिए प्रियंका, एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने एक स्लोगन कहा कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन यहाँ जो ये तस्वीरें बयां कर रही है वो कह रही है सब आए और सब सफाई करें, ना कि सब पढ़ें ना सब बढ़ें। ये चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही हैं कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, ना कि सफाई करने के लिए। बार बार एक ही चीज मैं कह रहा हूँ कि बच्चे शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, सफाई करने के लिए नहीं जाते हैं। क्योंकि अधिकारियों के कान में कभी जू ही पहले भी कभी जू नहीं रेंगा था, आज भी उनके अधिकारियों के कानों में कभी कोई जू नहीं रेंग पा रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि ये चीज पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता था। क्योंकि तस्वीरों में आज सामने आ पाया है और चीजें आज वो चीजें खुलकर सामने आ पा रही हैं, लेकिन ये चीज हमेशा होती रही थी। लोग इसकी जानकारी लगने के बावजूद अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते, ना वहां पर जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उन पर कोई कार्रवाई करी जाती है, ना उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी होता है शिक्षा विभाग का उस पर कोई कार्रवाई करी जाती है। क्योंकि वहां पर जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर रूप में लेता है तो उस पर चीजें सामने आती कि लिपापोती करके और सांठगांठ और एक बड़ा लेन देन करके जो सुविधा शुल्क होता है जिसके माध्यम से इन चीजों को शांत कर दिया जाता है। धन्यवाद प्रभात, आप इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से बच्चों से घास कटवाई जा रही है, बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है और किस तरीके से बच्चों के साथ ये लापरवाही सामने आ रही है। जहां एक तरफ से शिक्षा विभाग ये दावा करता है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, सब पढ़ें सब बढ़ें अभियान जारी किया गया है जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सीएम योगी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि अधिकारी आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरत रहे, वो भी बच्चों के भविष्य के साथ। आगरा से खबर है जहां आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस का इकबाल अब खत्म होता नजर आ रहा। दरअसल बाइक सवार प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय से 1 लाख रुपए छीनकर जहां पर बदमाश फरार हो गए। एम्प्लॉय से तमंचे के दम पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बुलेट सवार पर सवार होकर आए थे ये सारे बदमाश। अब देखना होगा कि बदमाशों के जो हौसले इस तरह से बुलंद हैं, आगरा में पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जो पीड़ित है उसने आगरा पुलिस से ये गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आगरा की ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। ममता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आगरा में ये इकलौता मामला है या इस तरह के मामले पहले भी देखे गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आज ये जो घटना कारित की है बदमाशों के द्वारा, ये आगरा के ऐपुर क्षेत्र के चलेसर चौकी क्षेत्र का पूरा मामला है। और यहाँ देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बदमाशों के द्वारा जो प्राइवेट कंपनी का जो एम्प्लॉय उसके साथ 1 लाख से कुछ हजार की यहाँ लूट की गई है। और इस तरह की लूट की जो वारदात है आज एक नई वारदात नहीं है, इससे पहले ऐसी तमाम लूटें हो चुकी हैं। लोगों के साथ में कोई एम्प्लॉय है या कोई बैंक से अपना पैसा निकाल के लाता है तो इस तरह बदमाश उनके साथ इस तरह की घटना को कारित कर देते हैं। और यहाँ इस तरह की जो लगातार जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इस तरह से साफ तौर से देखा जा रहा है कि आगरा में पुलिस का इकबाल बदमाशों की तरफ से खत्म हो चुका है। पुलिस बदमाशों से बिल्कुल भी बदमाशों के पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ममता कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन क्या रणनीति अपना रहा है? बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन हमेशा जब भी लूट होती है तब भी जब यही पुलिस प्रशासन का कहना होता है कि हमने बदमाशों को शिकंजा कसा है और तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं मीडिया के सामने कि साफ तौर से कि बदमाशों में अब इकबाल खत्म नहीं है, अब बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ लगातार पुलिस का खौफ खत्म है और
जो बदमाशों के हौसले हैं काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बदमाशों के हौसले बुलंद है। ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस घटना में अब तक कोई पुलिसिया कार्रवाई हुई है या फिर क्या किसी को निशानदेही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल प्रियंका, अगर निशानदेही की बात करें तो ये दो बदमाश फैजत से आए थे। इन्होंने एम्प्लॉय के साथ में ये जो लूट की वारदात को अंजाम दिया है, तो इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। और उसके बाद में यहाँ टीमें बना दी गई हैं अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों का कहना है कि जो टीमें गठित की गई है, टीमों के द्वारा इन बदमाशों तक पुलिस बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी इनके पास। बिल्कुल ममता, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि बाइकर्स के आतंक से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ही कोई कठोर कार्रवाई करेगा या फिर योगी आदित्यनाथ को अलग से रणनीति बनानी होगी? बिल्कुल, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे दे रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन चुका है और यहाँ बदमाश के हौसले बुलंद नहीं है, बदमाश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आगरा के अंदर इसका सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। ना तो बुलडोजर का इन बदमाशों को डर है, ना ही इनको कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का डर है। तो इस तरह से साफ है कि बदमाश अब तक भी शिकंजे से नहीं डर रहे। ममता, जैसा कि आपने पहले बोला कि आगरा में ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आगरा में अब सड़कों पर लोग सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल, अगर सड़कों की बात करें तो आगरा में लोग अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। ताजा मैं आपको बताऊं कि अब क्षेत्र में एक महिला के साथ एक चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जिसमें वो जो चैन स्नैचर था उसने एक दरोगा की जो मिसेज थी, दरोगा की मिसेज की चैन स्नैचिंग की। और उसके बाद हालांकि उसके बाद में पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको चिन्हित करके उसे अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर घटनाएं होती हैं और लगातार बदमाशों को कार्रवाई कोई नहीं है, यानी कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है आगरा में। जी बिल्कुल ममता, ये जानना चाहेंगे कि आखिर पीड़ित इस पर क्या कहना चाहता है, पीड़ित ने क्या कहा है इस मामले पर? पीड़ित तक आज नहीं हो पाई है, लेकिन पीड़ित जो सीनियर ऑफिसर हैं जो जितेंद्र यादव, उनसे बात हुई है तो उन्होंने साफ कहा है कि अभी फिलहाल उनकी भी बात उस पीड़ित से नहीं हो पाई है। क्योंकि पीड़ित की निशानदेही पर बदमाशों को देखा जा रहा है, उसके आधार पर ही सीसीटीवी को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। जी धन्यवाद ममता, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं आगरा में, ये कोई पहला मामला नहीं है। आगरा में पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं, पुलिसिया कार्रवाई सुस्त पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ ही शायद आगरा की जनता को बचा सकते हैं। विकास खंड मलवा के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरसम में अब छात्र स्मार्ट क्लास में पढ़ सकेंगे। उपनिदेशक शिक्षा प्रशिक्षक संस्थान नजरुद्दीन अंसारी ने सरस्वती मां की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन करके स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस बीच डाइट प्रवक्ता और डाइट मेंटर ने स्कूल की व्यवस्था की सराहना की और गांव के अभिभावकों और अन्य स्कूलों से पधारे शिक्षकों को प्रेरित करते हुए उत्साहवर्धन किया। अपने संबोधन में नवीन शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके पढ़ाने को अधिक प्रभावी बताया। उपनिदेशक नजरुद्दीन अंसारी ने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, प्रधानम दृश्यात्मक पढ़ाने से ज्ञान अधिक स्थायी होता है। उपनिदेशक प्राचार्य ने कक्षा में जाकर बच्चों के अधिगम स्तर को परखा और बताया कि बच्चों का स्तर ठीक है, स्मार्ट क्लास से बच्चे रुचिपूर्ण पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त जो है बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें निष्ठा और दीक्षा जैसे हमारे पास फिजिकल पोर्टल भी है, जिसपे शिक्षकों के लिए खास करके बच्चों के लिए बहुत सारे फ्री है। और इसी दिशा में हमारे विद्यालयों को भी अपडेट किया जा रहा है, जहाँ पे डिजिटल क्लासरूम स्थापित किए जाते हैं। यह भी योजना है कि हमारे सभी शिक्षकों को टैबलेट्स मुहैया कराया जाए, जिससे कि जो भी डिजिटल कंटेंट जो है उपलब्ध है बच्चों से उसको रूबरू कराया जा सके। निश्चित रूप से अगर इसका समावेश हमारे विद्यालय में होगा और शिक्षक इसका उपयोग करेंगे तो बच्चों की गुणवत्ता में सुधार आने के साथ साथ उनके अंदर जो है रुचि जो है बढ़ेगी
क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रुचिकर प्रकरण जो है या मैटर जो है उपलब्ध है, और खास करके इसमें सबसे बड़ी। और इस बीच लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, आर्या न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर SC/ST के तहत FIR पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। दरअसल FIR दर्ज होने के बाद पीड़ित मुआवजे का हकदार नहीं माना जाएगा। SC/ST के तहत FIR जो दर्ज होती थी, अब उसमें जब तक पीड़ित को न्याय तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक सामने वाला दोषी करार नहीं हो पाता। आरोपी के दोषी ठहराए जाने पर उसे मुआवजा दिया जाएगा। FIR के बाद ही कोई मुआवजा देना अनुचित, हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर SC/ST पर जो FIR दर्ज की जाती थी, जब तक पीड़ित का मामला सही साबित नहीं हो जाता, सामने वाला दोषी करार नहीं हो जाता, तब तक उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अमेठी से खबर है, जहां अमेठी में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें कि हाल ही में आर्या न्यूज पर एक दिव्यांग छात्रा के संघर्ष की झलक और सरकार से उसकी अपील दिखाई गई, जहां बिटिया दीपिका की गूंज सदन तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बिटिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और अब दीपिका की पढ़ाई का सारा खर्च स्मृति ईरानी उठाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी और जिला पंचायत सदस्य उदयभान सिंह को दिव्यांग बिटिया के घर भेजा और फोन पर स्मृति ईरानी ने दीपिका के पिता से बात की और भरोसा दिलाया कि दिव्यांग दीपिका को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मीडिया सहित सभी को थैंक यू बोला है। जी, मैं दीदी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिटिया का जो भी पढ़ाई में खर्चा होगा, मैं इसको आपको मतलब मदद करूँगी। जहाँ चाहें वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप कोई इंस्टीट्यूट नाम बताइए जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाना चाहते हैं, मैं वहाँ का सारा एडमिशन खर्चा, टोटल जो भी खर्चा आएगा मैं दूँगी। आपकी हर तरह से मदद करूँगा, आप किसी चीज़ की चिंता ना करें। वो बेटी आपकी है, हमारी रिश्ता भी उन्होंने कहा कि मैं उनकी बुआ लगती हूँ, इस तरह वो तो मेरी भाई की बेटी हुई। मैं हर तरह की मदद करूँगी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आप जहाँ चाहें वहाँ पढ़ा सकते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। पढ़ाई के सारा खर्चा उन्होंने मतलब कहा कि मैं आपको दूँगी, आप उसके बारे में कोई चिंता ना करें। अगर आज की पढ़ने की बात की जाए तो अभी तक आपकी बच्ची को प्रशासन की तरफ से या किसी अन्य विभाग की तरफ से कोई सहयोग या कोई इस तरीके से कुछ मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक अभी तक कोई सरकार द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की, जैसे छात्रवृत्ति हुआ, पेंशन हुआ, आज तक कोई जो है हमें मिला नहीं। हमारे बेटियों किसी प्रकार का विद्यालय से ना फीस में कोई रियायत की गई है, पूरी फीस मुझे देनी पड़ी है, काफ़ी दिक्कत। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, SC/RT कार्यालय में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां SC/RT कार्यालय में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 6800 भर्ती में नियुक्ति की मांग की गई है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी SC/RT कार्यालय पहुंचे। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। आज SC/RT कार्यालय पहुंचे हैं अभ्यर्थी और अपनी मांग को रखा है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर SC/RT कार्यालय में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने यह प्रदर्शन किया और 6800 भर्ती में नियुक्ति की मांग की है। तो वहीं लखनऊ में जोन 1 के अमीनाबाद में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां अधीक्षक राजेश सिंह और नगर निगम टीम ने अभियान चलाया और अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क, नजीराबाद और मौलवीगंज में अभियान चलाकर पटरी दुकानदारों को फटकार लगाई गई। साप्ताहिक बाजार में बीच सड़क पर दुकान लगाए पटरी दुकानदारों को पट्टी के अंदर दुकानें लगाने को कहा गया और साप्ताहिक बाजार में बीच सड़क पर खड़े ठेले गुमचे वालों को भी हटाया गया।
और दोबारा सड़क पर न खड़े होने की हिदायत दी गई। वहीं अधीक्षक राजेश सिंह ने कहा कि साप्ताहिक बाजार होने के चलते आज दुकानदारों से कहा गया है कि आप सभी अपनी दुकानें अंदर की ओर लगाएं ताकि जाम की स्थिति ना बने और किसी वाहन चालक को निकलने में मुश्किल ना हो। वहीं अमीनाबाद के सभी पटरी दुकानदारों से कहा गया है कि दोबारा पट्टी के बाहर दुकानें लगाई गई तो कार्रवाई होगी। वहीं एसीपी कैसरबाग और इंस्पेक्टर ने दुकानदारों से आवंटित की गई जगह पर दुकान लगाने की हिदायत दी है। रायबरेली से खबर है, जहां रायबरेली पुलिस ने एक बड़े कार चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 31 चोरी की कारें बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से लैपटॉप और काफी संख्या में नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये चोर गैंग दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ के आसपास कार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस अभी गैंग के आधा दर्जन से अधिक साथियों की तलाश में जारी है। वहीं बता रहे हैं आपको कि पुलिस के मुताबिक इनके 2 सदस्यों को लखनऊ पुलिस ने कुछ दिन पहले चोरी की कारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इन कारों को रायबरेली शहर के गोरा बाजार पावर स्टेशन के पीछे खड़ा किया गया था, जहां से इनकी बिक्री की जाती थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर जिले की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और शहर कोतवाली पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के अन्य साथियों की तलाश जारी है। चोरी की 31 कारों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 31 गाड़ियाँ, जिसमें होंडा सिटी, बोलेरो और अन्य कई गाड़ियाँ भी शामिल हैं। ये गाड़ियाँ बरामद करने में सफलता प्राप्त की है और इस बरामदगी के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 6 लोगों ने बहुत सी जानकारी मिला है। जो यूपी के महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के गुरचिहा गांव में प्रधान की मौत के बाद आज उपचुनाव कराया जा रहा। आपको बता दें कि आज उपचुनाव कराया गया। सुबह से ही ग्रामीण मतदान कर रहे थे। वहीं गांव की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। दरअसल हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उक्त गांव में चुनाव को लेकर पीएसी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। यही नहीं, चुनाव को देखते हुए कोल्हुई पुलिस ने चुनाव लड़ रहे दोनों पक्षों के 74 लोगों पर 107 और 116 के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज सुबह से ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीण मतदान कर रहे थे। उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस फोर्स गांव में पूरी तरह से तैनात रही, क्योंकि उक्त गांव काफी संवेदनशील माना जाता है। इसी कारण पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जनपद महाराजगंज में 2 ब्लॉकों में आज उपचुनाव हो रहा है, एक पनेरा और एक ब्रजमनगंज में। दोनों ब्लॉक मिला के कुल 4 ग्राम पंचायत है, जिनमें एक जगह ग्राम प्रधान का और 2 जगह बीडीसी और 1 ग्राम पंचायत सदस्य का आज चुनाव हो रहा है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि उपचुनाव थोड़ा सा संवेदनशील रहते हैं, उस संवेदनशीलता के क्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और शेष अधिकारी भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और अभी तक मतदान प्रतिशत लगभग 30% के आसपास हो चुका है लगभग सभी बूथों पे। और ये चुनाव आज बूथ बंद होने के बाद कल इसकी मतगणना की जानी है, वो सभी ब्लॉक लेवल पे ही की जाएगी। जनपद महाराजगंज में 2 ब्लॉकों में। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।